और पुनीत जी, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, आप सब लोगों को पहले बता दें कि अमित भाई और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इंटरव्यू करने में हम कभी होता नहीं है, क्योंकि मुझे जितना इनके बारे में पता है, इससे कहीं ज़्यादा इनको मेरे बारे में पता है। जो तो डर रहे हैं, ये बहुत डर रहे हैं, आज डरे हुए हैं। इनके चेहरे पे दिख रहा है, सहमे हुए हैं ये। चलिए आप लोग थोड़ा पास बैठे होते तो दिखता साफ। चलिए। अच्छा, आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जर्नलिज्म से है। तो हम एक सवाल हमेशा से होता था, क्योंकि एंटरटेनमेंट बीट का जर्नलिस्ट था। तो जब भी बात होती थी कि एक्टिंग की डेफिनेशन की, तो शॉर्ट टर्म में बोल दिया जाता था कि भाई नसीर साहब, इरफान खान, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी। हाल ही में जर्नलिज्म जो जर्नलिस्ट लोग हैं, वहाँ एक और नाम जुड़ गया, अमित भाई। अब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि अरे वो अमित सियाल, अगर एक्टिंग की डेफिनेशन है। तो ये जब आप सुनने को मिलता है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है? क्या चाहते हो तुम? क्या खाओगे? कुछ कुछ कपड़ा वड़ा तो दिलवाना पड़ेगा, क्या चाहते हो भाई? नहीं, लेकिन सीरियसली अब जाके मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अब जाके मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग वैक्टिंग सीखने लग गया हूँ। और जब ऐसी बात कोई करता है तो अच्छा ही लगता है। और जो नाम आपने लिए हैं, वो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उनको देख देख के ही हमें भी काम करना की अभिलाषा हुई है और काम करना सीखना आया है। और थैंक यू अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ मेरा नाम लिया जाता है, बट शक है मुझे इस बात पे। आप दोस्ती के खाते में नहीं ऐड नहीं, कर ये रहे हैं। जर्नलिस्ट की बता रहा हूँ, जो जर्नलिस्ट आजकल बोलते हैं उनकी हाँ, बात बता रहा हूँ। अच्छा, रिसर्च करके आए हैं आप आज? जी, सबसे सब दोस्त है ना। ओके। तो अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि कुछ नाम ले रहा हूँ आपके आगे। जामतारा की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिजबान, ठीक है, ब्रिजेश भान। इनसाइड एज की बात करूँ तो देवेंद्र मिश्रा। मिर्ज़ापुर की बात करें तो इंस्पेक्टर मौर्य। और मरानी की बात करें तो नवीन कुमार। और अब एक और नाम जुड़ गया है, पूर्णिका के पापा। तो कौन सा नाम अच्छा लग रहा है आजकल? देखो, जो पहले आपने 3-4 नाम लिए, वो तो काम हो चुका है। वो ये काम जो है चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो पूर्णिका इनकी बिटिया है तो अभी। मेरी बेटी का नाम पूर्णिका है। और ये वाला जो काम है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है और किसी भी काम से बहुत ऊपर है। क्या बदलाव आया? पूर्णिका अब पौने 10 साल की हो गई है, लाइफ में आ गई है, एक्टिंग के साथ साथ पर्सनल लाइफ के साथ साथ क्या बदलाव आए सब में? पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा सुधर गया हूँ पहले से, लेकिन लोग नहीं मानते हैं ऐसा। आपको क्या लगता है? बदलाव है। अब जैसे कि? खाली वक्त में वो घर पे पाए जाते हैं। हाँ, जब शूट नहीं होता तो घर पे होते तो हैं। पहले कहाँ था? पहले दोस्तों के साथ थोड़ा घूम लेते थे इधर उधर। अच्छा। हाँ, नहीं, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, ये तो सच बात है। और मतलब अगर मैं एंटरटेनिंग लगता हूँ लोगों को, तो मेरी छोटी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। और किसी भी फिल्म को देखने से या किसी भी किताब को पढ़ने से ज़्यादा ज़्यादा सिखाती है मुझे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे ही बिताना पसंद करता हूँ। अरे, ओटीटी ने जिस तरीके से पूरा आपका कहीं करियर और ये जो ट्रैक है पूरा चेंज करके रख दिया, और अब जो बदलाव है ओटीटी में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। जो फिल्मों के बाद कहा गया ओटीटी आया, तो ओटीटी ने बदलाव लिया है। अब ओटीटी में भी बदलाव आ रहे हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जिस तरह का कंटेंट शुरुआत हुई थी और जिस तरह के कंटेंट पे आज खड़े हैं हम, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है यार कि बीच में ओटीटी जो है एक बहुत ही एक तरीके से बात करें तो आर्ट सेवियर, टैलेंट सेवियर और एक नई किस्म का उत्साह लेके आया था वो। टीवी से बहुत अलग था, फिल्मों के बहुत करीब था। जिस तरीके का डिज़ाइन था ओटीटी शोज़ का, वो बहुत फिल्मों जैसा था और कंटेंट ड्रिवन था। और समय दे के और अच्छे से प्लानिंग करके लोग बना रहे थे शोज़। वो बीच में मुझे लगा कि थोड़ा, क्योंकि वो चल पड़ा उस और बहुत पॉपुलर हो गया ऑडियंसेस के बीच में, तो बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दीबाजी होने लग गई और बहुत ज़्यादा होड़ मचने लग गई अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म में कि कौन ज़्यादा बनाएगा, कौन जल्दी बनाएगा। सीज़न 1 आ गया तो सीज़न 2 कितना जल्दी आ सकता है, सीज़न 3 कितना जल्दी आ सकता है। आई थिंक ओटीटी भी अभी एक अपना री थॉट पे जा रहा है, री इन्वेंशन पे जा रहा है, रीडिस्कवर कर रहा है अपने आप को। और अभी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि आई थिंक पंचायत जैसा शो जब आता है नो,
और लोगों को लगता है कि अरे यार ज़रूरी थोड़ी ना है कि क्राइम ही क्राइम दिखाया जाए, और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बताई जा सकती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की स्लाइस ऑफ लाइफ कहानियाँ। तो मुझे लगता है कि अपने आप को रीइन्वेंट करेगा, ओटीटी कर ही रहा है, और इसीलिए बीच में काम भी थोड़ा सा स्लो हो गया था, और लोग अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीडिस्कवर कर रहे हैं। आई रियली होप कि फिल्में और ओटीटी एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करें, और लोग थिएटर में भी फिल्म देखने जाएं, ओटीटी में भी देखें, और मुझे लगता है थोड़ा समय और देना चाहिए, थोड़ा सोच विचार और करना चाहिए, कहानी अच्छे से बुननी चाहिए, अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो वापस से फिर उसके रंग वापस से आ जाएंगे। वो कौन सा किरदार था जो किरदार किया और उसके बाद खुद को सरप्राइज लगा कि यार ये मैंने कर दिया? मतलब देखते नहीं आप अपना अपना काम देखते नहीं है, लेकिन कौन सा वो किरदार था? फीडबैक तो मिला होगा कि यार ये मैंने कर दिया। मैंने एक्चुअली आई थिंक पिछली बार भी आके ये बोला था यहाँ पे कि काम वाम जब नहीं मिल रहा था कुछ सालों पहले, तो प्रभु से क्षमा याचना करी, कान पकड़े, प्रार्थना करी कि भाई आप हीरो नहीं बना सकते हो तो विलेन ही बना दो। तो उन्होंने बहुत ऐसा विलेन बनाया कि विलेन ही विलेन बनता चला गया फिर मैं। और मुझे ऐसा लगा कि जामताड़ा में जो मैंने काम किया था वो मेरे बिल्कुल विपरीत है शख्सियत के। और जब मैं आई थिंक स्पेस में वहाँ पे शूटिंग के टाइम पे कुछ एक आध सीन कुछ कर भी रहा था, आप लोगों ने कितने लोगों ने जामताड़ा देखा है? अगर देखा हो तो हाँ, तो वो लास्ट में नहीं सीन जब मैं वो लड़की के साथ प्यार कर रहा होता हूँ बेडरूम में, तो वो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसे कर लिया मैंने वो। और बट यही है, हम लोगों का काम ही यही है, और अपने आप को भूलना पड़ता है, अपनी माहौल को भूलना पड़ता है, अपने परिवार वालों को भूलना पड़ता है, अपने को वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है कि आप जो काम आपको दिया गया आप वो कर पाएँ। तो आई थिंक वो बहुत सरप्राइजिंग था। महारानी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उस जिस तरीके से महारानी लिखा गया था वो बहुत ही बैलेड लाइक था, और हर हर डायलॉग में, हर लाइन में एक 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 मतलब म्यूजिकल जैसा था उसके अंदर फ्लेवर। तो मैं हमेशा बड़ा इम्प्रोवाइज करता रहता हाँ, हूँ वही चीज़ों कि में। हाँ। उसमें क्या आपको गुंजाइश मिलती थी? क्योंकि सुभाष कपूर नहीं, सर के उसमें लिए मैंने पहले दिन गुंजाइश करने की कोशिश करी थी अपनी तरफ से, तो मुझे डांट पड़ गई थी कि इसको प्लीज़ चेंज वेंज मत करो, क्योंकि ये एक एक शब्द जो है पिरो पिरो के लिखा गया है, और हर शब्द का एक मीनिंग है, एक मायना है, तो उसी तरीके से करो। और वो काफ़ी उसने मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत हेल्प भी करी उसने एज एन एक्टर, क्योंकि हमेशा आप यूजुअली क्या करते हो कि अपनी चीज़ मतलब दूसरों की लाइनें अपनी बनाने के चक्कर में उनको फेर बदल कर देते हो, ताकि वो आपकी लगें, आपकी बात लगें। बट एक ये दूसरे तरीके का चैलेंज था कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसी को समझ के और उसके अंदर क्या ब्यूटीफाई कर सकते हो, कितना ऑनेस्ट कर सकते हो उसको, तो उस तरीके से करने की एक दूसरी कोशिश थी वो, जो आई थिंक आपके अंदर एज एन एक्टर ना बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक तरीका होना चाहिए, वरना यूजुअली फिर आप क्या है एक तरीके का अपना डिज़ाइन करते रहते हो प्रोसेस को, तो फिर आप एक तरीके की दिखने लग जाते हो, फिर बोरिंग भी हो जाता है वो एक्टर के लिए, अब खुद के लिए भी हो जाता है और ऑडियंसेस के लिए भी हो जाता है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि अलग अलग तरीके के लोगों से काम करने को मिला, जिनकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं वो। आई थिंक महारानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दैट। ये जो मेथड एक्टिंग एक सब्जेक्ट है, इस पर आपका क्या कहना है कि मेथड एक्टिंग जो है, तो इस पे थोड़ा कि मतलब ये वाकई काम कर रही है चीज़ कि ये बस यार एक देखो, चिड़िया है? ये क्या है कि कभी कभी मेथड लगाना पड़ता है, कभी कभी अनमेथड लगाना पड़ता है, कभी कभी आपको बहुत स्पॉन्टेनियसली काम करना होता है, कभी कभी आपका मन करता है कि इसको बिल्कुल भी पढ़ के ना जाओ, ताकि आप जो सिमुलेट कर रहे हो रियल लाइफ को उसकी तरीके से ही दिखो, क्योंकि कंफ्यूज्ड अगर दिखना है कहीं तो मत लाइनें याद रट के जाओ, क्योंकि वो फिर मैकेनिकल लगने लग जाता है। और मैं इतना एक चीज़ को पकड़ के कभी नहीं चला हूँ कि मेथड ही करूँ या स्पॉन्टेनियस ही करूँ। आई थिंक वो इतने साल काम करने के बाद ना आपके बीइंग में आपके माइंड बॉडी का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उसका संगम है, वो आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आप समझ जाते हो कि इसको आज ना इस तरीके से अगर मैं अप्रोच करूँ सीन को, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, सीन के लिए भी बेटर होगा, बाकी को एक्टर्स के लिए भी बेटर होगा, स्क्रीन प्ले के लिए भी बेटर होगा।
तो हर रोज़ अलग होता है और मैं उसी तरीके से अप्रोच करता हूँ चीज़ों को। कभी ऐसा करना पड़ा कि किरदार के लिए अमूमन जैसे कुछ एक्टर्स तैयारी के लिए अपने को अलग कर लेते हैं, घर परिवार से दूर कर लेते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, वैसा कुछ किसी किरदार के लिए करना नहीं, पड़ा? कभी कभी करना पड़ता है, इतने एक्सट्रीम में आई थिंक मैंने कभी कुछ किया नहीं है जो मुझे याद हो। एक मैंने फिल्म करी थी कॉफिन मेकर करके, बहुत साल पहले। वो रिलीज़ भी नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। बहुत प्यारी फिल्म थी वो। उसमें नसीरुद्दीन शाह थे, रणदीप था, हुड्डा, मैं था, रत्ना जी थी। बहुत अच्छी कास्ट भी थी उसके अंदर। वो गोवा में सेट थी। उसमें मैं एक ग्रेवयार्ड डिगर बना था, जो कि हमेशा टुन रहता है। और यूजुअली जो इस तरीके के काम करते हैं लोग, जैसे मॉर्ग में या ग्रेवयार्ड डिगिंग, जो फांसी देता है जो जल्लाद। फांसी देते हैं जल्लाद, तो वो इतना इतना टफ, इमोशनली इतना टफ काम होता है, इतना चैलेंजिंग काम होता है कि यूजुअली दे एंड अप बिकमिंग अल्कोहलिक्स और ड्रग अब्यूजर्स और वट एवर, क्योंकि वो फिर हैंडल ही नहीं होता रोज़ लाशें वाशें देखना। तो इस तरह का काम था, तो बहुत सारा वज़न कम करना था। मेरा बीइंग ही नहीं था बिल्कुल वैसा। तो मैं अपना ग्रेवयार्ड में ही चला जाया करता था गोवा में, लोगों को ऑब्जर्व करता था, उनकी तरह बिहेव करने लग गया। प्लस क्या कोंकणी थोड़ी सी बोलनी थी उसके अंदर, तो उसकी प्रैक्टिस करनी थी। अगर आपको कुछ ऐसा काम मिलेगा तो क्या है ना, ये मज़ा भी आता है इसको करने में और चैलेंजिंग भी होता है। प्लस आपको फिर इसमें आपको मेथड मतलब अप्लाई करना ही पड़ेगा कि जिस तरीके का आप काम कर रहे हो, कम से कम उस तरीके की फॉर अ स्टार्टर फिजिकलिटी तो अडॉप्ट करो, वैसा दिखो तो कम से कम। तो उस टाइम पे मैंने किया था, बट इतना इसके बाद आई थिंक इतना मैंने कुछ नहीं किया था। तितली में ज़रूर किया था, तितली में किया था। और क्योंकि तितली में भी वही चैलेंज था कि आप अब लाइफ में थोड़ा ना ऊपर आ गए हो, स्टार्टा में लाइफ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। अब वहाँ पे वापस जाना, जबकि मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, उसी तरीके के थोड़ा मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ, बट वो बिल्कुल ही लोएस्ट क्लास का कैरेक्टर था। वो क्लास की फैमिली थी। तो वहीं जो लोकल नाई थे उन्हीं से बाल कटवा लिया करता था, चप्पलों में घूमता रहता था। और एक आध दिन जाके वहाँ सेट पे सो भी गया मच्छरों के बीच में गर्मी में। और वो क्या जो डायरेक्टर थे कन्नू बहल, उन्होंने वो एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दिया जिससे कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े काम करते वक्त। आप ऑलमोस्ट 60% 70% वहाँ तक पहुँच जाओ, क्योंकि एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही होता है कि आप एक्टिंग ही कर रहे हो, अपने आप से जुदा तो हो नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन वही है कि मेथड अगर अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर कैरेक्टर। तो जहाँ पे जितना जो करना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपने लिए। जैसे सावरकर में भी बहुत मेहनत करी हम लोगों ने इस तरीके की। रणदीप ने तो बहुत ही ज़्यादा करी। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं एकदम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ, क्योंकि मैं कुछ और भी काम कर रहा था। लेकिन जिस तरीके का हम लोगों ने लुक अपना चेंज किया है 3 फेजेस में सावरकर में, अगर आप लोगों ने देखी हो, नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी फिल्म है। और तो उसमें भी इस तरीके की चीज़ें अडॉप्ट करी थी। तो जैसा देश वैसा भेष, और वो आपको करना ही पड़ेगा। जब फिल्म नहीं होती है, प्रमोशंस नहीं होते हैं, कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं होती, तो उस वक्त में, खाली वक्त में, मुझे तो पता है कि घर पे वक्त बीतता है, लेकिन क्या करना पसंद है? कुछ नहीं, जो दोस्तों को भी ना पता हो। कुछ भी नहीं। सो खाना खाओ, सो आराम करो, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ कौन से दरवाजे से खिड़की से कुछ और आ जाए करने के लिए। तो आराम करो और आशा करो कि कुछ और एक अच्छा काम आ जाए। और जब मेहनत करनी तब करो यार, ज़बरदस्ती की मेहनत नहीं करनी चाहिए। रिक्शे वाले थोड़ी ना है। ये तो बात हो गई फिल्म की। फिल्म के अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कुकिंग। कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये लोगों को अगर नहीं पता कि क्या हॉबी है, तो खाली वक्त की कुकिंग है। तो ये शौक कहाँ से आया? कुकिंग का शौक ऑस्ट्रेलिया से आया कि पहले से ही लगा हुआ था? ये मैं ऑस्ट्रेलिया गया था बहुत साल पहले, और जो पहला काम किया था वो था डिश वॉशिंग, बर्तन मांजने, पहले ही दिन पहुंचते ही वहाँ पे। तो इतना खुश हो गया मेरा रेस्टोरेंट का मालिक कि उसने मुझे बोला कि यार बहुत अच्छे बर्तन मांजते हो तुम, अब मैं तुम्हारा प्रमोशन कर देता हूँ, तुम वेटरी करो। तो फिर मैंने वेटर बना रहा 3 4 6 महीने। तो क्या है, अब आप किचन में आते जाते रहते हो, आपके सब आप सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक काम कर रहे हो रेस्टोरेंट में, और खाना बन रहा है आपके सामने।
तो अपने आप ही चालू हो जाते हो कि चलो रोटी लगा लेता हूँ तंदूर में, नो, या कुछ मैं बनाऊँ क्या करी आज। तो धीरे धीरे वहाँ से हो गया, क्योंकि हम लोग अकेले रहते थे, 3-4 लड़के रहते थे साथ में, एक छोटे से फ्लैट में वहाँ पे जब, और स्टूडेंट लाइफ थी वो, तो मतलब ऐसी कोई दयनीय स्थिति नहीं थी, मैं आराम से रह रहा था, ऐसा वैसा मत सोचिएगा। और तो आदत पड़ गई कि बाहर का कब तक खाओगे आप, तो घर में बनाना है खाना, तो अब घर में बनाना है, आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो आप सीख लो वहाँ से। तो मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार राजमा बनाए थे तो पता ही नहीं था कि राजमा भिगोने भी पड़ते हैं एक दिन पहले। तो कुकर लेके गया था पहली बार, तो मेरा एक ऑस्ट्रेलियन फ्लैटमेट था, तो जब कुकर की पहली सीटी बजी तो वो भागने लग गया पूरे घर में कि बम फटने वाला, बम फटने वाला, बम। उन लोगों ने कभी प्रेशर कुकर ही नहीं देखा था, तो वो सीटी वीटी निकालने लग गया, तो उसको पकड़ के रोका मैंने कि फट जाएगा अब, हाँ सीटी मत निकाल इसकी। तो आई थिंक कम से कम 40-50 सीटियाँ दी होंगी मैंने, लेकिन राजमा बहुत ज़िद्दी थे भाई, नहीं गले हुए। और फिर यही करते 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 ना वो मज़ा आने लग गया। फिर रेसिपी आप देख के बनाते हो खाना, फिर अंदाजे से बनाने लग गए, तो ऐसे ही बनाते बनाते हो गया। और खुद का भी खाना, खुद का बनाया हुआ खाना अगर अच्छा लगने लग जाए तो अच्छा ही होगा दोस्त, है ना। अमिताभ बच्चन का लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट है स्कूल के दौर में, कॉलेज के दौर में? एक किस्सा है आपका बहुत, मतलब जो हम लोगों को पता है, मैं चाहूँगा कि वो क्या था, कि जो पहली मंजिल वाला जो किस्सा है वो क्या किस्सा था? अरे कुछ नहीं यार, वो बच्चन साहब की फिल्म देख के निकलते थे, 2 घंटे तक बच्चन ही रहते थे। तो हम लोग, मेरा ननिहाल जो है वो दिल्ली में है, तो मैं कानपुर से हूँ। तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, और गर्मियाँ आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ कैसी पड़ती हैं। तो 2-2.5 महीने की छुट्टियाँ होती थी, तो 2-2.5 महीने मौज होती थी, ननिहाल में जाके रहेंगे दिल्ली में, वहाँ बढ़िया लॉन वॉन होता था, और सब कज़न्स आ जाते थे, मासी के बच्चे, और मैं सबसे बड़ा था उनमें। तो अब बच्चन साहब जब जो है दीवार बैलेंस करके अगर इस दीवार से उस दीवार तक चले जाएं, पतली सी दीवार पे बैलेंस करके, तो मुझे भी जाना है भाई, बच्चन कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो पहले अकेले करा करता था, फिर जब छोटे बच्चे आ गए तो एक को गोद में उठाया हुआ, एक को हाथ में पकड़ के कर रहा था। तो मेरी नानी तो बेचारी बहुत परेशान रहती थी कि मार डालेगा सारे बच्चों को ये। और ऐसे हमारे, मुझे याद है कि मेज़नीन टाइप का होता था, परछत्ती टाइप का, और नीचे लॉन था। तो एक दिन मैंने कहा कि बच्चन पता नहीं कौन सी पिक्चर देख के आया था, वो कूद गए 4-5 माले से नीचे, और लैंडिंग भी परफेक्ट कर ली उन्होंने, ठप करके खड़े भी हो गए ज़मीन पे। तो मैंने कहा इजी होगा, तो मैं भी कूद गया, तो सूज गया पैर इतना, फुटबॉल जितना। और हमारे घरों में क्या है कि जब आपका हाथ पैर टूट जाता है या आप कुछ बदमाशी करते हो, शैतानी करते हो, तो माँ बाप जो है ना चुप करवाने के बजाय और मारते हैं, हाँ। तो फिर और मार पड़ी, और यही सब करता रहता था यार, उनकी तरह बोलने लग गया था, और उनकी तरह कपड़े वपड़े पहनने लग गया था, हेयर स्टाइल भी करवाने की कोशिश करी थी, वो हो नहीं पा रहा था कानपुर में किसी से, और मैंने तो संजय दत्त जैसा हेयर स्टाइल भी बनाया हुआ है। तो फेजेस में था वो, तो बहुत, हम बच्चन साहब को देख के बड़े हुए, फिर ये सलमान वलमान आए, संजय दत्त आए, फिर इन्होंने जगह ले ली, और बहुत किया है ये सब यार, यही सब तो करते रहते थे, और क्या करेंगे। आजकल कौन है जिसको लगता है कि उसका काम अच्छा लगता है, कि हाँ मतलब है कुछ बात? काम अभी बहुत लोगों का अच्छा लगता है। हिंदुस्तान में तो इरफान भाई का काम बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही एक अलग ही किस्म के यूनिक एक्टर हैं वो, और वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और भी हैं, मनोज भाई हैं, और मुझे बाहर के एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मुझे वो नहीं है कि मैं किसी की तरह बन के बनने लग जाऊं, या अभी अपनी आवाज़ सोचने, अपनी आवाज़ जानने की और समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी में ही रहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरी यूनिकनेस क्या है, वो कैसे ढूंढूंगा। और हाँ, बस अभी अपने अंदर जाना है, बाहर नहीं देखना है कुछ भी। अच्छा, अपने अंदर की बात हुई, तो जब अपनी कोई फिल्म कर लेते हैं, रिलीज होती है, देखते क्यों नहीं है? ये मतलब ये बहुत बार ये सवाल आया, पूछ नहीं पाया, अच्छा हुआ याद ये मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने, घर वालों ने ऐसे बोला है कि यार देखा करो कि क्या किया है क्या नहीं किया है।
तो मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूँ कि मतलब इसको देखूंगा तो फिर क्या ठीक कर लूँगा। और सच बात यह है कि आप जब शूटिंग के टाइम पे जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको सब पता होता है कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। जब आप बुरा कर रहे हो तो एक एडवांटेज है फिल्म शूट करने का कि आप अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं एक बार और ट्राई करना चाहूँगा, 2 बार करना चाहूँगा, 3 बार करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है कि अरे ये तो वन टेक एक्टर है। वन टेक एक्टर यूजुअली एक्टर नहीं होते हैं, वो कुछ भी करके चले जाते हैं, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक्टिंग मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जो कि पहली बात तो एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए, और जब एक्टिंग नहीं लगती है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और एफर्टलेसनेस एक दिखनी चाहिए आपको, ऑडियंस को एक रिलेटेबिलिटी दिखनी चाहिए कि ये जो आदमी काम कर रहा है वो मैं ही हूँ, या मेरे कोई पड़ोसी है, या कोई किसी से मिला हूँ, किसी को देखा हूँ, यू नो। और क्या था क्वेश्चन तुम्हारा, निकल गया मैं कहीं और। क्यों नहीं देखते हैं अपनी फिल्म को? हाँ, वो इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि यार कोई 100 मीटर 200 मीटर की स्प्रिंट थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं कि अभी ये पिक्चर देख लिया मैंने, अब ये देखता हूँ काम अपना, क्योंकि यही पिक्चर दोबारा बनने वाली है। ऐसे नहीं होता है ना। अब वो एक अलग किरदार किया था आपने, अब आपको कोई, आप जो करोगे वो अलग किरदार होगा। और यूजुअली मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को देखते हो ना तो वो नार्सिसिज्म आ जाता है आपके अंदर कि अरे यार ये बाल ख़राब हो गए यार, तो तुम मेकअप वाले को डांट दिया, हेयर वाले को डांट दिया, अरे यार मुंह कैसा बना रखा था तूने यार, ऐसा मुंह क्यों बनाता है। ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती हैं और मुझे लगता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हैं। तो मैं तो कितनी बार ऐसा हुआ कि अगर सिर्फ वॉइस ओवर ही करना है तो डबिंग में देखना पड़ता है तो ऐसे आंखों में जलन मचने लगती है कि कितना अजीब आदमी है ये, तो ये काम कर रहा है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है अपना काम, यू नो, इन दैट सेंस कि अभी ये गॉन एंड डन विद हो गया है, उसको जाने दो, अभी आगे का देखेंगे। अभी रिसेंटली मतलब अपनी बात में मुझे आपकी बात कहते हुए याद आया कि एक फिल्म जो है कि जो साथ में देखी हम लोगों ने, तिकड़म, जो वो तिकड़म को जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो शायद वो पहली फिल्म है कि जिसमें गाली का ग नहीं है अमित भाई के कैरेक्टर में, उसमें गाली का ग नहीं है, पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, जियो पर है वो फिल्म। तो वो फिल्म करने के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि वो तो किरदार जो अभी तक करते हैं बिल्कुल अलग किरदार था। वो फिल्म करने के पीछे यही वजह थी कि आप जब एक तरीके का बहुत इंटेंस काम आपको मिलता रहता है, वो क्या भेड़ चाल सी बन जाती है कि अरे यार ये ना यही कर सकता है, ये अच्छा करता है, ये तो इसको यही देते रहो, यू नो। और उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जतलाना या बतलाना कि मैं बाकी चीज़ें भी कर सकता हूँ। तो मैं इसी तरीके के कुछ दौर से निकल रहा था मेंटली, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि ये ना इंटेंस रोल ही कर सकता है या यू नो लड़ाई झगड़े गाली गलौज। मैंने कहा अभी मैं तो खुद ही बर्नट आउट फील कर रहा हूँ इससे। तो मैं इस तरीके के मेंटल जोन में था और सडनली ये पिक्चर आई मेरे पास और मैंने कहा ये तो करनी है यार, क्योंकि वो आप लोग ज़रूर प्लीज़ देखिएगा तिकड़म जब भी आपको समय मिले, जियो सिनेमा पे। और एक बाप की और 2 बच्चों की कहानी है और बाप कैसे बच्चे को जब शहर बाप जा रहा होता है नौकरी ढूंढने तो उसको रोकने की तिकड़म लगाते हैं, दैट इज़ वाई द टाइटल तिकड़म। और बहुत ही प्यारी कहानी है और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उसमें बहुत समय के बाद मुझसे एक भी गाली नहीं बुलवाई गई है और अपने फैमिली के साथ देखिए और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। स्वानंद किरकिरे सर भी यहाँ पर थे, उन्होंने उस फिल्म में एक बेहतरीन गाना भी गाया है। बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत ही अच्छा। तो ये हो गई बात फिल्मों की। अब बात करते हैं आपकी कुछ एक खास चीज़ें हैं वक्त की, जो आपका जो स्केड्यूल है, आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। शूट पर आप कभी कभी समय पे पहुंच जाते हैं। झूठ है ये, झूठ है ये। हम आपके आसपास के जो दोस्त हैं, आपकी टीम है, वहाँ से फीडबैक है। यूजुअली समय पे पहुंचता हूँ, समय पर अमूमन पहुंच जाते हैं, टीम लेट हो जाती है। बहुत ऐसे दोस्त हैं, एक्टर्स हैं जिनकी फ्लाइट छूट जाती है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। आपके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये वक्त नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मतलब ये वक्त को जो फॉलो करते हैं। देखिए एक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंसान नहीं हैं। आपसे नहीं छूटती फ्लाइट कभी? छूटती है, लेकिन जब काम है, काम तो फिर आप इतना क्या मतलब फ्लाइट छूट गई कर रहे हैं? ये इसी वजह, क्योंकि एक मित्र हमारे साथ आ रहे थे कल, उनकी फ्लाइट छूट गई थी इसी इवेंट के लिए आ रहे थे। अच्छा, क्या नाम है? नाम उनका स्केड्यूल कल चेंज हुआ था, दोपहर से शाम हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलिए, वक्त की बात हो गई, बच्चन साहब की बात हो रही थी। तो बच्चन साहब से एक और
जो फिर यहाँ पर शायद एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, बच्चन साहब के आप फैन इस कदर थे कि उनके गानों गानों से बहुत प्यार था आपको, बहुत प्यार है। आज भी आप बॉम्बे में कभी कहीं बैठे होते हैं और मूड में हैं दोस्तों के साथ तो गुनगुना देते हैं। तो जो यहाँ लोगों को नहीं पता उन गाने के बारे में, तो उस गाने के अगर कोई भी, अगर आप चाहें 2 लाइन अगर गुनगुना दें ऑडियंस के लिए, फिर उसके बाद ऑडियंस के लिए स्टेज खुला है, वो सीधा सवाल जवाब वहीं होंगे। कौन से गाने की तरफ है आपका इशारा? मतलब जैसे आपको कालिया फिल्म बहुत पसंद है, उसका एक गाना है वो अक्सर गुनगुना देते हैं आप, तो अगर उसकी 2 लाइन हो जाए। अरे उसके लिए 2-3 लगाने पड़ते हैं भाई, ऐसे नहीं गाने, ऐसे कैसे गा देंगे? नहीं, मैं गाना वाना नहीं गा पाता, ये ज़बरदस्ती है क्या, दोस्ती यारी में ये मजाक वजाक कर रहा है, ये बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है सिचुएशन को, और तुझसे गवा दूंगा गाना मैं ज़्यादा करेगा तो। 2 गाने हो जाएं या क्वेश्चन आंसर्स के बाद वो गाने हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आंसर। चलिए अब सीधा सवाल लेते हैं लोगों से। मैं चाहूंगा कि उस तरह से कोई सवाल आई जाए कि जो गाने के लिए कहे कि गाना कालिया का वो गाना। गुड इवनिंग सर। इधर सर, मेरा आपका सवाल है कि आप इतने टाइम से उस जगह पर हैं, आपको अंदरूनी बाहरी सारी बातें पता है, आप नेपोटिज्म के बारे में कितना सच मानते हैं? क्या नेपोटिज्म के बारे में क्या? जैसे हम बाहर नेपोटिज्म के बारे में सुनते हैं कि इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद होता है, लोग अपने लोगों को ही अंदर लेते हैं रेफरेंस के तौर पे, आप उस बात को कितना सच मानते हैं? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि एक पिता अपने बेटे या बेटी को अपने प्रोफेशन में जिसमें उसने महारत हासिल करी है या नाम हासिल कर रहा है, उसको सारी सुविधाएं प्राप्त करवा रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है लाइफ में, तो वो दुनिया का कोई भी पिता या माता ऐसे करेंगे। उसको आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप शादी का घोड़ा बन के ऐसे अपने पथ पे चलते रहो और अपना काम करते रहो बिना इधर उधर देखे, क्योंकि जितना परेशानी आपको इधर उधर देख के हो रही लोगों को ना कि वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, उतने फोकस में आप अपना काम कर सकते हो, यू नो। और बहुत सारे मोस्टली एक जनरेशन पहले के जो सुपरस्टार थे ना, वो नेपोटिज्म से नहीं आए हैं, वो सब अपनी मेहनत से आए हैं। तो जो भी ये शिकायत करते हैं ना कि फलां की बेटी बेटा अपने पिताजी या माताजी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं और उनको पुश मिल रहा है, तो फिर ये भी पूछ लेना चाहिए कि भाई आप पापा से अपने कि आप क्यों नहीं बन पाए अमिताभ बच्चन, यू नो। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, यू नो। अमिताभ बच्चन खुद बने हैं तो उनके पुत्र बने हैं, या कोई और बने तो उनकी बेटी बनी है। ये बेसिकली अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करने वाली बात है, यू नो। जो आपको अचीव करना है, आप वो अगर आपकी किस्मत में लिखा है, आप सक्षम हैं उसको करने में, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नमस्ते सर, मेरा नाम तेज है और मैं रायपुर से हूँ। रायपुर में लास्ट टाइम आपको सुना था जी, और तिकड़म फिल्म अभी कुछ समय पहले ही देखी है। सर, ये जो फिल्म है अपने आप में क्लाइमेट चेंज पर बात करता है, वो फैमिली इमोशन पर बात करता है। इतनी खूबसूरत फिल्म है कि मुझे लगता है कि ऑस्कर के लिए भी उसको जाना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड सिनेमा तक की बात करता है। सर, तो ऐसे जो ऑफबीट जो स्टोरीज़ है, इस पर ज़्यादा मेन स्ट्रीम पर क्यों बातें नहीं होती है, या ये बड़े पर्दे पर क्यों नहीं आई? खैर, वो जियो सिनेमा से आई थी, और आपको ऑफर कैसे हुई थी सर फिल्म? बहुत सारी बातें मैंने कह दी है। ये अब यार, ये क्यों नहीं होती हैं, ऐसे क्यों नहीं होता, वैसे क्यों नहीं होता, ये तो क्या है ना, ये सारी बातें बहुत ही सिचुएशनल हैं, यू नो। मेरा भी बिल्कुल ऐसा, मुझे ऐसा लगता था और मेरा भी मन ऐसा था कि ये फिल्म जो है वो थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है कि एक तो वर्ड ऑफ माउथ से चलेगी, प्लस उस फिल्म की एक कमाल की उस फिल्म के अंदर एक ऑनेस्टी है, और वो जो बात कह रही है बहुत ही सरल अंदाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। वो क्लाइमेट चेंज की जैसे आपने बात करी, इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात है उसके अंदर, फिर एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है जो कि एक इमोशनल धागे से बंधी हुई है, यू नो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बिना स्पील दिए, बिना आपको प्रीच किए उसके अंदर दिखाया था। मुझे भी पर्सनली लगता है कि वो फिल्म थिएटर में लगती तो, और ऊपर से बहुत सुंदर बनाई गई है फिल्म, वो मतलब देखने में भी बहुत सुंदर है। तो अब वो क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं तो अपने आप को सिर्फ फॉर्चुनेट ये समझता हूँ कि जियो सिनेमा ने वो फिल्म एक्वायर करी, वो फिल्म मुझे ऑफ़र हुई,
और वो फिल्म कम से कम बन के आप लोगों के बीच तक आई, ताकि मैं आपको बता भी सकूं कि जिन्होंने नहीं देखी है वो देख पाएँ उसको, और मे भी शायद सिनेमा हॉल में आती तो, और ओटीटी पे नहीं आ पाती तो और गड़बड़ हो जाती, अभी ओटीटी पे है, जिन लोगों ने नहीं भी देखी है वो देख सकते हैं। और ये फिल्म ऑफ़र कैसे हुई थी, ये विवेक अब बहुत अच्छे मित्र भी हो चुके हैं मेरे, और बहुत ही ज़्यादा काबिल राइटर डायरेक्टर हैं, इंसान भी बहुत बहुत प्यारे हैं। और मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला कि यार ये पहले तो ये बताओ कि ये सारा मेरा काम देख के जामतारा, देवेंद्र मिश्रा, फलाना ढिमकाना, ये कैसे तुमने ऑफ़र कर दिया मुझे। तो उसने बड़ी बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने एड्स बहुत कर रखे हैं टीवीसी, जब जिन दिनों में काम नहीं था तो ऐड कर कर के घर चूल्हा सब चल रहा था। और तो उन्होंने कोई मेरे एक दो ऐड देख रखे थे, और ऐड्स में मैंने पूरे शराफत के काम किए हैं ना, किसी बेटी का पापा, किसी बेटे का पापा, किसी का भाई, बहुत अच्छा आदमी बनाओ एड्स में। गुंडा इन्होंने सिर्फ ओटीटी में बनाया मुझे। और तो उसने कुछ एक दो एड्स देखे थे और उसने अप्रोच किया, और हम लोग की एक पहली जो मीटिंग हुई उसमें उसको भी मुझे भी ऐसा लगा 10-15 मिनट में कि ये फिल्म तो हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग साथ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिली थी वो फिल्म। हेलो अमित सर, आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद मेरी ओर से, इंदौर की जनता की ओर से, कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमसे बातचीत करने के लिए आए। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों में आफ्टर कोरोना एक ट्रेंड चेंज हुआ है। अब लोग उतने परसेंट में फिल्म थिएटर तक नहीं जा रहे हैं जितना पहले जाया करते थे। इसी कारण फिल्में भी कम रिलीज़ हो रही है और उस परसेंटेज में हिट भी काफ़ी कम हो रही है। अब लोग ओटीटी पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिल्में देखने में। आपको सर क्या लगता है ये जो खाई बन गई है थिएटर्स और ओटीटी की, तो थिएटर का भविष्य क्या है आगे जाकर? ये खाई बढ़ेगी कि कम होगी, क्या होगा? देखो भाई, बहुत सेल्फिशली मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में जाओ आप लोग यार क्योंकि मुझे भी देखना अपने आप को थिएटर में। तो थिएटर का एक अलग ही मज़ा है नो। और वो क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं ना, कि 300, 350, 250, 400 जैसा भी थिएटर का साइज़ है, जब इतने लोग एक डार्क कमरे में जाके, रूम में जाके बड़े पर्दे पे कुछ देखते हैं, तो वहाँ पे ना एक किस्म का वो जो क्रिएट किया गया उसको देखने का एक डेडिकेशन होता है ओटीटी में मुझे लगता है कि वो डेडिकेशन इधर उधर हो जाता है, क्योंकि वो कन्वीनियंस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है कि थिएटर की भी अपनी एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है वो, ओटीटी की भी अपनी जगह है, और किसी तरीके से हम लोगों को और हमारी इंडस्ट्री को इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि कैसे इसकी इम्पोर्टेंस और उसकी इम्पोर्टेंस क्लैश ना करे बीच में, और दोनों ही मीडियम सराहे जाएं। मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा टिकट के प्राइसेस और पॉपकॉर्न समोसे के प्राइसेस अगर कम किए जाएं तो लोग जाएंगे। और ऑडियंस ऑन द अदर हैंड, ऑडियंसेस बहुत डिमांडिंग हैं, अभी इंटेलिजेंट हैं। हम लोग इंटरनेट के ज़माने में रहते हैं। अब तो मतलब एआई वेआई आ गया है, तो अभी तो 5 साल में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगी दुनिया, तो अब ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। तो मे बी इसीलिए जो है, अगर आप स्पेक्टिकल नहीं दिखा पा रहे उनको, और स्पेक्टिकल भी दिखा रहे तो उसके नाम पे कुछ कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, तो वो सब चीज़ें इंडस्ट्री को हमारी सेटल करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऑडियंसेस बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऑडियंसेस को अंडरमाइन मत करो, और अगर हम अच्छी चीज़ आपको दिखाएंगे तो आप लोग भी जाएंगे, और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ऐसा हम लोग कर पाएँ। अमित जी शुभ संध्या, मेरा नाम समरेंद्र है, और ये प्रश्न आपके एक्चुअली फिल्मी जर्नी से संबंधित है। कहते हैं कि अभिनेता की दुनिया में एक किसी बड़ी फिल्म में छोटा रोल या छोटी फिल्म में बड़ा रोल उसके लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज लेकर के आता है। तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ आपके फर्स्ट कह रहे ओबामा के जो ओपनिंग शॉट लगी थी 2010 में, उसमें एक बहुत छोटा सा रोल था। हालांकि सुभाष कपूर जी ने बनाई, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी सारी फिल्में बनाई उन्होंने। तो आपको उस वक्त तो नहीं लगा होगा शायद कि वो फिल्म इतनी बड़ी हो सकती है, बाद में वो फिल्म अपने इंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से काफ़ी बड़ी हो गई।
तो आपको कभी दोबारा से कॉमेडी वाले जोनर में हम लोग देखना चाहते हैं, तो क्या आपके पास कोई प्रपोजल कॉमेडी जोनर का फिर से आया? देखिए थोड़ा बहुत कॉमेडी, मतलब मैं तिकड़म को ड्रामेडी वाले सेक्शन में रखूँगा, ड्रामा प्लस कॉमेडी। वो आप देखिए, आपको थोड़ा दिखेगा अंश। और फिर मैंने अभी एक और फिल्म करी थी परेश रावल जी के साथ, जो तेरा है वो मेरा है। उसका ज़्यादा ठीक से प्रमोशन नहीं हुआ तो लोगों तक बात नहीं पहुंच पाई, बट वो भी जियो सिनेमा पे ही है। वो फुल ऑन कॉमेडी फिल्म है, वो भी आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, आप सब भी देखें जब भी समय मिले। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं रियल लाइफ में हंस लेता हूँ सर, हंसा भी लेता हूँ, तो मुझे भी वो तोड़ना है कि ये सिर्फ गाली गलौज करके मारपीट नहीं कर सकता। ये एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हूँ मैं भी आप लोगों की तरह, सबकी तरह, और कर रहा हूँ कोशिश। भगवान ने चाहा तो इसी साल में हो जाएंगी 2-3 अच्छी चीज़ें, तो आप तक पहुँच जाएंगी। सर नमस्कार, इंदौर में आपका स्वागत है। शुक्रिया। ओटीटी एक क्रांति है मनोरंजन जगत में, जैसा कि हम लोग सभी समझ रहे सर हैं। माइक थोड़ा सा पास रख लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक क्रांति है मनोरंजन जगत में, जैसा कि हम लोग सभी महसूस कर रहे हैं, खास तौर से नई नई प्रतिभाओं को मौका देने के लिए। लेकिन एक गंभीर प्रश्न है मेरा कि सेक्स और गाली गलौज के नाम पे स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल भी है इसको आंसर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कला के ऊपर और आर्ट के ऊपर बंदिश नहीं होना चाहिए, लेकिन उस क्योंकि बंदिश नहीं होना चाहिए तो उसके नाम पे उसका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए। और ये एक बैलेंस है जो स्ट्राइक करना चाहिए मेकर को। इसको अगर आसान शब्दों में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी कहानी में एक लार्जर कॉज है जो कुछ कह रहा है और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कुछ ऐसी चीज़ बोलना जिसमें गाली गलौज हो, या ऐसी चीज़ दिखाना जिसमें सेक्स हो जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो फिर वो दिखाना पड़ेगा, वरना उसका जो प्रभाव आना चाहिए, जो गंदा प्रभाव आना चाहिए ऑडियंस पे, जिसकी वजह से मान लीजिए कि एक विलन ने कुछ किया और अब जो एक कॉमन मैन है वो उसको हीरो बनना कैसे दिखाएंगे जब तक कि वो कॉमन मैन हीरो में तब्दील नहीं होगा। इन सब चीज़ों से ऑडियंस को निजात नहीं दिलवाएगा और ऑडियंस उससे रिलेट नहीं करेगी कि अरे यार वाह इसने बहुत अच्छा किया, ये सब ऐसे लोगों को सबक सिखा के। एक बहुत ही लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो जब तक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके का कुछ दिखाना ताकि आपकी कहानी का स्पेक्ट्रम पूरा हो, तो फिर वो दिखाना ही पड़ेगा। दूसरा एक ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक हमेशा एक फिल्म मेकर को अपने ऊपर एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ज़बरदस्ती की फुहड़ता नहीं होनी चाहिए और ज़बरदस्ती में चीज़ें ना घुसेड़ो इस किस्म की, जस्ट फॉर माइलेज और जस्ट फॉर गिमिक। तीसरी ये चीज़ है कि हर शो के पहले अभी लिख के आता है कि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो कुछ आई थिंक ऑडियंस की, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ। जैसे ऑनलाइन और इंटरनेट बच्चों के हाथों में इतना इजी हो गया है अभी कि कुछ भी उठा के देख लेते हैं वो, तो आई थिंक हमें घर में भी इस तरीके का माहौल बनाना चाहिए, पेरेंटिंग में स्पेशली। मेरी भी बेटी है, मैं भी ऐसे ही करूँगा कि थोड़ा उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए। अगर उन्होंने कुछ टेढ़ा मेढ़ा देख लिया जिसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है उन पर, तो उनके साथ बैठ के बात करी जाए, उनको समझाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। और बट एक बड़ा ही आपने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा, एक बहुत ही नाजुक सा जगह है ये, जहाँ पे एक सेम्बलेंस लाना पड़ेगा कि कला के ऊपर भी बंदिश ना लगे और इस तरीके की अननेसेसरी चीज़ें भी ना दिखाई जाएं। मेरा ये मानना है इसके बारे में। अच्छा, मेरे सवाल एक यहीं पर और है कि आजकल सोशल मीडिया, ये जो एक्टिंग की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तो और बहुत लोग देखेंगे भी इसको डिजिटल पर, अचानक से सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स आए, एक्टिंग का ए नहीं पता दिखता है, बट वो एक्टिंग के सपने ले रहे हैं। नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको लगता है कि यार वो रास्ता कास्टिंग के थ्रू, ऑडिशन दे के, लुक टेस्ट दे के बहुत मुश्किल है, तो चलो यही मीडियम है। इसको आप कैसे देखते हैं कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे आ भी गए हैं, एक्टिंग नहीं पता बट फॉलोअर्स की वजह से वो आकर बैठ गए,
कई अच्छे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो एक्टिंग की वर्कशॉप्स ले रहे हैं, अच्छे एक्टर है, पोटेंशियल है, उनको काम नहीं मिल रहा है। बट ये सोशल मीडिया और एक्टिंग जिस तरह से मिक्स हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? यार पता है बहुत इजी है किसी के ऊपर भी ऐसा उंगली कर देना, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने भी ये बोला कि जैसे कलाई की बात इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैं कोई नहीं होता हूँ उस किसी के क्रिएटिविटी को रोकने वाला, बट होनी चाहिए एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, ठीक है ना। अभी मेकर्स को लगता है कि यार ये जो आए हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप किसी के 2 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए, 4 मिलियन हो गए, कुछ भी हो गए, अपना सामान बिकवा दो इनसे, इन्फ्लुएंस कर दो लोगों को। मुझे लगता है कि जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के नौकरी वोकरी, जब एक्टिंग की दुनिया में सोचा कि अब प्रोफेशनल एक्टिंग ही करूं, तो मेरे लिए बहुत ही पायस जगह है। और मैं पैसे के लिए कि मैं फेम के लिए एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। फेम इज़ अ बाय प्रोडक्ट। वो अगर आप अपने काम में सक्षम हो, वो अपने आप आएगा। धन भी आएगा और फेम भी आएगा, इज्जत भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो अगर मुझसे कोई मशवरा अगर आप पूछ रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कि एक आर्ट फॉर्म है और ये काफ़ी पायस चीज़ है। ये मेरे लिए संन्यास है कि अब मुझे यही करना है, या अगर मैं या तो एक्टिंग करूँगा, या मैं फिल्में प्रोड्यूस करूँगा, या मैं फिल्में बनाऊँगा, या डायरेक्ट करूँगा, या लिखूँगा। तो ये मेरा वर्ल्ड है, मेरे लिए बहुत दिल के करीब है और इसकी बहुत इज्जत और मैं इसके लिए बहुत भावनात्मक हूँ इस चीज़ को लेके। और आप जो भी काम करते हो, आपको इसी तरीके से ही करना चाहिए। और शॉर्टकट फिर शॉर्टकट होते हैं यार, वो फिर आप एक दिन होगा शॉर्टकट में ही ख़त्म हो जाओगे आप, और बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, आए दिन होता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो भी करो बहुत दिल से करो और सोच के करो क्यों कर रहे हो आप ये, और अगर वो क्लियर है तो फिर आप सही हो, फिर आपको जो करना है करो। तो हर चीज़ का रेपरकशन होगा, है ना। तो अगर आप रेपरकशन के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, करो। प्लीज सवाल वहाँ से अब ऑडियंस। नमस्ते सर, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं भी तिकड़म के बारे में ही बात करना चाहूँगा। तिकड़म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, इस साल की मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है। मैंने अपने परिवार के साथ देखी थी और इसके कितनी फिल्मों में से खूबसूरत है? सर मैंने इस साल 200 करीबन देखी है पिक्चरें इस साल में? जी सर। अबे भाई काम वाम नहीं करते क्या तुम? नहीं सर, काम करता हूँ लेकिन समय निकाल के पिक्चरें और सीरीज भी देखता हूँ क्योंकि मेरी इसमें रुचि है। 200? जी सर। बोलो तुम बोलो भाई। थैंक यू सर। तो सर मेरे 2 सवाल थे इससे जुड़े हुए। आउट एंड आउट चिल्ड्रन फिल्म काफ़ी समय बाद आई, तो बच्चों के साथ काम करना आपके लिए कैसा था? और जब दर्शकों तक ऐसी पिक्चरें नहीं पहुंच पाती हैं तो आपने एक रिस्क लिया था, आउट ऑफ कंफर्ट जोन आपने ये शायद पिक्चर चूज़ करी थी। मैंने आपका लल्लन टॉप पे इंटरव्यू भी देखा था। तो तब एज एन आर्टिस्ट आपके दिमाग में क्या आता है जब सही दर्शकों तक ये पिक्चरें नहीं पहुंच पाती? थैंक यू। कि एक और बनाऊंगा ऐसी फिल्म, यही आता। क्या कर सकते हो? और हम लोगों ने फिल्म बनाई, कोशिश करी, जियो ने अपने प्लेटफॉर्म पर डाली, हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत जो पीआर कर सकते थे वो किया। काफ़ी सारे लोगों ने देखी भी, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए। हाँ ठीक है, जिस तरीके का हमको लगता था कि इसका स्वागत होना चाहिए फिल्म का, या बहुत सारे लोगों तक जितनों तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे ही होता लाइफ में यार। अभी अगली फिल्म एक और बना लेंगे, कम से कम ये OTT पे है, तो आज मेरे पास आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया बुला के यहाँ पे कि उसके बारे में बात कर सकता हूँ, और आपको बोल सकता हूँ कि प्लीज़ जाके देखिए। तो OTT का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो हमेशा वहीं पे ही है, आप कभी भी जाके उसको देख सकते हो। तो आपका जवाब देने के लिए एक और बनाऊंगा ऐसी, डोंट वरी ब्रदर। 201 नहीं, क्या 200 देखी ना तूने? 2000 200, हाँ 2000 देखता तो मैं तो भाग ही जाता यहाँ से। माइक। हाँ, बच्चों के साथ कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट बच्चे इतने प्योर होते हैं अपने इमोशंस में, और क्योंकि आपने देखी है फिल्म वो, तो आपको पता ही कितना कमाल का काम किया है सब बच्चों ने उसके अंदर। और हम लोग ना बड़े होते होते हमारे अंदर ना इनोसेंस वो धीरे धीरे डिप्लीट होती रहती है, ख़त्म होने लगती है वो।
तो आई थिंक वो वापस से भर गई थी उनके साथ काम करते हुए, और बहुत मज़ा आया और बहुत ऑनेस्ट काम किया हम सब ने। तो वो मेरे लिए बच्चे ही नहीं थे सिर्फ, वो को एक्टर्स थे वो, तो बहुत मज़ा आया यार। अमित जी, मध्य प्रदेश में काफ़ी फिल्में शूट होने लगी है और ये कुछ सफल भी हुई, जैसे स्त्री 1, स्त्री 2। तो आपको लगता है कि अब समय आ गया कि फिल्म सिटी की मध्य प्रदेश में ज़रूरत है, ताकि मुंबई या हैदराबाद से के अलावा भी फिल्मकारों को एक विकल्प मिल सके? फिल्म सिटी तो सर मुझे लगता है कि हर एक स्टेट में होना चाहिए अपना एक, क्योंकि मुंबई पे सारा बाहर क्यों रहे, यू नो। और मुंबई से बाहर बहुत फिल्में शूट होती हैं, सिर्फ एमपी में नहीं होती, बहुत और भी जगह होती हैं। एमपी का तो मैं तो रेगुलर ही हूँ यहाँ पे, महारानी हमेशा यहीं शूट होता है, और हर स्टेट में होना चाहिए। और अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप यहीं के हैं, आप सीएम साहब से बोलिए कि बनाएं यहाँ पे एक फिल्म सिटी, बिल्कुल होना चाहिए। और सिर्फ फिल्में बनने के लिए नहीं होता, ये सब एक इकोसिस्टम बनता है उससे, और वो इकोसिस्टम फिर क्या है कि वो प्रदेश को, शहर को आगे भी करता है। तो यहाँ पे भी फिर टेक्नीशियंस बनेंगे, लोकल जो होंगे, सिनेमाटोग्राफर होंगे, लाइटमैन होंगे, ये थोड़ी इंडस्ट्री लगेगी, लाइटों की लगेगी, आर्ट की लगेगी, तो वो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनता है। और बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए, सवाल खत्म हो गए, तो एक सवाल वही रह गया था, अगर आप वही नहीं चलते हैं अभी, हाँ चलना चाहिए। चलिए, आवाज़ आ रही है अकेले में सुनाऊंगा तुझे उधर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। ये अलग बात है कि खामोशी से खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं अमित सियाल सर के लिए, एक अद्भुत सेशन के लिए। सर, मैं लिट चौक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, अमित सियाल सर और पुनीत सिंह चंदेल साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।